नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम ही है, हर सीरीज़ में आप देखते ही हैं, मेडिको टॉक्स के दौरान हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं, लीडिंग डॉक्टर्स हैं जो इस एरिया के या नॉर्थ इंडिया पर्टिकुलरली हम फोकस कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ में आज हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर अमित धीमान का। सर वेलकम। थैंक यू। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूँगा। ही इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, और इनके पास खाली पेशेंट इस एरिया के ही नहीं है, जैसा कि मैं डॉक्टर साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ और देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। ही इज़ सीइंग द पेशेंट इवन फॉर द नियर बाई स्टेट्स आल्सो, राजस्थान, हिमाचल, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर। सो ही इज़ द लीडिंग कंसल्टेंट फॉर दिस एरिया, राइट। सो डॉक्टर साहब जो हैं, ही इज़ करंटली विद CCA which is located basically in SPS, और इसके अलावा he is looking after there is a NGO। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं, there is a clinic in कुमारमंडी in this area। some of this place is basically is a mall enclave। तो यहाँ पर डॉक्टर JS सेखो मेमोरियल क्लिनिक है, तो he is seeing the patients here also। Sir welcome sir here। We are basically in the series of Medico Talks, and in this we normally call specialized doctors, and sir I'm very thankful that you have given us the time। He is very busy doctor। Thank you। So sir I just want to ask you, ये जो current month चल रहा है, ये basically इंटरनेशनल वुमेंस हेल्थ मंथ के तौर पे हम मनाते हैं। 8 मार्च बेसिकली इज़ इंटरनेशनल वुमेन डे। सो इस मंथ में डॉक्टर साहब हमारे पास काफ़ी कमेंट्स और क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू वुमेंस हेल्थ, और इस वुमेंस हेल्थ में जो हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है, वो हम पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, किस तरह के कैंसर्स आप ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हो जो फीमेल्स से रिलेटेड हैं सर? जी सर, जो सबसे कॉमन फीमेल कैंसर्स हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ये जो 3 हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर्स है जो कि फीमेल को अपना होता है। इसमें क्या है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, ब्रेस्ट कैंसर इज़ नंबर 1। जो एक्सपेक्टेड है आज की डेट में क्या है, एवरी फीमेल 1 in 17 फीमेल दे आर हैविंग द ब्रेस्ट कैंसर। और जो एक्सपेक्टेड है बाय 2030 इट इज़ गोइंग टू हैपन कि 1 out of 8 फीमेल्स आर गोइंग टू हैव ब्रेस्ट कैंसर। सो द नंबर ऑफ जो इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का बहुत रैपिडली राइज कर रहा है। राइट सर। सेकेंड है कि जो अपना सर्वाइकल कैंसर है, जिसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली मोर इन द रूरल एरिया कंपेयर टू द अपना जो अर्बन एरिया है, क्योंकि उसमें द रूरल एरिया में पॉलीगैमी या द हाइजीनिक इश्यूज उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड है ओवेरियन कैंसर, जिसको कि अंडेदानी का कैंसर भी बोलते हैं। ये भी धीरे धीरे इसका अगर हम इंसिडेंस देखें पिछले 20 सालों में, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये भी एक कॉमन कैंसर की कैटेगरी में आता है फॉर फीमेल्स। सो ये 3 चीज़ें जो सबसे कॉमनली हम देख रहे हैं। राइट सर। डॉक्टर साहब, इन सब चीज़ों को बढ़ने के फैक्टर्स क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स बेसिकली इन दिस? सो एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो अनहाइजीनिक इशू की वजह से है, पॉलीगैमी की वजह से, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस जिसको बोलते हैं HPV वायरस। एंड फॉर्चुनेटली वी डू हैव इसके अगेंस्ट अब वैक्सीन वगैरह भी अवेलेबल है, जो कि एक फीमेल को बिफोर मैरिज लगना ज़रूरी है। रिकमेंडेड एजेस आजकल जो न्यू नैनोवेलेंट वैक्सीन आई है, 9 ईयर्स से 16 ईयर्स के बीच में वैक्सीन को लगना ज़रूरी है। सो एक ये वायरस की वजह से, जो कि एक अनहाइजीनिक इश्यूज़ की वजह से आ जाती है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड फोर्स रीजन। दूसरा है जो अपने ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर है, अगर हम देखें तो इस दोनों के पीछे सेम ही रीज़न है। इसमें जेनेटिक फैक्टर भी है। अगर किसी की फैमिली में फीमेल को जैसे मदर हो गया, मासी होगी, नानी होगी, अगर किसी को 1 या 2 केसेस से ज़्यादा, 2 जनरेशन में ज़्यादा कैंसर हुआ है या 2 जनरेशन में हुआ है, तो इनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रिस्क फैक्टर है बीइंग फीमेल, ओवेरियन एंड कि ब्रेस्ट कैंसर, इन्हीं को ही होना है। तो दूसरा है कि आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल, एक जेनेटिक फैक्टर हो गया, सेकंड इज ओबेसिटी हो गया, थर्ड हो गया अपना लाइफस्टाइल से क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे आजकल देखो कि आप बच्चे जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं टू द यूट्यूब्स एंड ऑल उनकी वजह से इनके जो मेंसेस हैं, जो कि 16 ईयर्स 15 ईयर्स पे पहले होते थे, अब 8 9 10 साल की उम्र में भी होने शुरू हो गए। इससे क्या है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है
जो फीमेल हार्मोन है वो एक कल्प्रिट है फॉर ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज फॉर द ओवेरियन कैंसर. सो ओवरऑल एक्सपोजर टू द लाइफ इज इंक्रीज और अर्ली एक्सपोजर हो रहा है जब बॉडी प्रिपेयर भी नहीं है. दिस इज कॉजिंग अ मेजर इंक्रीज इन द ब्रेस्ट कैंसर. दूसरा कारण क्या है ब्रेस्ट ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने का? ओबेसिटी. आजकल का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, वी आर यूजिंग मॉडर्न व्हीकल्स हो गया, फिर फिजिकल जो घर के काम के लिए भी मेड्स वगैरह हो गए, ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट डाल रही है. थर्ड इज द फैट. डाइट में अपनी जितना फैट बुरा नहीं है बट जितना हम खाते हैं उतना कंज्यूम नहीं करते. पहले क्या था, अगर हम गाँव की बात करें, क्या होता था कि फैट खाते थे, घी खाते थे, चम्मच खाते थे भर भर के, पर उतना काम करके उसको ख़त्म करते थे, वो बॉडी में कुमुलेट है रहा. इसकी वजह से हार्मोन्स बढ़ रहे हैं. फिर द ट्रेंड ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग अमंग द फीमेल्स, वो जो ट्रेंड है वो भी एक रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है. फिर पहले होता था बच्चों की गिनती ज़्यादा होती थी, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए. अब यूजली बिकॉज ऑफ द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और द प्रेशर्स की वजह से एक तो बच्चे लेट हो रहे हैं. लेट होने से क्या होता है, जो जब प्रेगनेंसी होती है एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि प्रोटेक्टिव है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. उसका एक्सपोजर बहुत लेट हो जाता है. वो लेट एक्सपोज हो रही है उसकी वजह से, और टोटल ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है. तो बच्चे लेट होने की वजह से और सेकंड 1 या 2 होने की वजह से ये एक कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है. ये जो सिमिलर रीज़न है वो ओवरी कैंसर के पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं कि ओवेरियन कैंसर का भी रीज़न यही रहता है कि ऑलमोस्ट सेम द ईस्ट्रोजन हार्मोन को एक्सपोजर रहता है. सो ये चीज़ें हैं जिनको कि आगे मॉडिफाई करना लाइफस्टाइल में. इवन लड़कियों को बताना है कि जो गर्ल्स बच्ची हैं अपनी, कि शुरू से फिजिकल एक्टिविटी में डालना और अपनी डाइट को एक मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. राइट सर. सर इसकी कोई स्क्रीनिंग है, पॉसिबल है, सो दैट द पेशेंट गेट अर्ली टेस्ट और समथिंग लाइक दैट? देखो, स्क्रीनिंग इज द की फॉर द सक्सेस अगेंस्ट दिस डिजीज, राइट. स्क्रीनिंग में 2 चीज़ें हैं. एक है ब्रेस्ट, 2 चीज़ों में इफेक्टिव है. एक तो ब्रेस्ट कैंसर में और दूसरी है सर्वाइकल कैंसर में. समहाउ ओवेरियन कैंसर में ऐसा अभी कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है. राइट. ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या है कि जो स्क्रीनिंग है दैट इज़ द मेमोग्राफी. मेमोग्राफी से साथ साथ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. इसमें क्या है कि वी से कि 20 ईयर्स के बाद हर लड़की को शी शुड नो कि उसको खुद को अपनी ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करनी है. राइट. कैसे करनी है इसका मेथड आप यूट्यूब से किसी भी अच्छी साइट से, मेडिकल साइट से आप देख सकते हैं कि हर महीने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है और टिल द टाइम ऑफ लाइफ लॉन्ग. दैट शुड बी द आइडियल टाइम, क्योंकि जैसे से एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जाता है. 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होता है कि लड़की को पता चल जाता है कि उसकी ब्रेस्ट कैसे फील करती है. बाई चांस कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो वो डिटेक्ट कर लेती है. आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स द मेमोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट. मेमोग्राफी इसमें पहले होती है सोनो मेमोग्राफी या एमआर मेमोग्राफी. एमआर मेमोग्राफी हम उनको रिकमेंड करते हैं जिसकी फैमिली में मल्टीपल केसेस हैं. और जो डिजिटल मेमोग्राफी है दैट इज मोर इफेक्टिव आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स. 50 ईयर्स से लेके एंड ऑफ लाइफ तक. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये अपने को एग्जामिन करते रहें. अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप हर महीने कर सकते हो. अब राइट टाइम क्या है, आप देखोगे कि कभी कभी होता है कि मेंसेस आने से पहले मोस्टली लड़कियों को या लेडीज़ को ब्रेस्ट टेंडर हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, मल्टीपल गांठें दिखती हैं. सो उसके लिए क्या है कि जो मेंसेस जिस दिन शुरू हुई है उसके 7वें दिन एग्जामिन करना है, पहले नहीं एग्जामिन करना. अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ डाउट पड़ता रहेगा और एक स्ट्रेस, आप मेंटल स्ट्रेस लेते रहो. तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेंसेस शुरू होने से 7वें दिन एग्जामिन करना. ठीक है, बेस्ट टाइम होता है नहाते हुए, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम ब्रेस्ट भी, स्किन भी सॉफ्ट हो चुकी होती है नहाने की वजह से. और जिनको मीनोपॉज आ चुका है या जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं वो एक दिन बांध लें कि मैंने हर महीने के पहले संडे, दूसरे संडे, तीसरे या चौथे संडे को मैंने अपने आप को एग्जामिन करना. जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं या जो जिनको मीनोपॉज आ चुका है, सो उनके लिए. एंड इससे अर्ली डिटेक्शन, अगर अर्ली डिटेक्शन अब इम्पॉर्टेंट नीचे क्यों है, क्योंकि स्टेज 1 में क्योर रेट इज़ 95%, स्टेज 2 में क्योर रेट इज़ 70%, स्टेज 3 में 40 to 50%.
स्टेज 4 में लेस देन 15%। सो जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ट्रीटमेंट जो भी चाहिए होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। फिर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। अब ये जो एग्जामिनेशन है, मैमोग्राफी वो हर साल करवानी है और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर मंथ करना है। अब दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है पैप स्मीयर टेस्ट है। एक तो पैप स्मीयर, नॉर्मल पैप स्मीयर है जिसमें कि सैंपल लेते हैं सर्विक्स से और उसको हम एग्जामिन करते हैं। दैट इज़ एवरी ईयर करना चाहिए आइडियली। दो हर कंट्री की अपनी अपनी गाइडलाइंस है। इंडिया की गाइडलाइंस उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है बिकॉज इट इज़ अ पॉपुलेशन की वजह से इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। सो एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम स्टिल गवर्नमेंट सेज कि वंस इन अ लाइफ टाइम शुड बी डन। अदरवाइज जो दूसरा पैप स्मीयर है जिसमें हम डीएनए टेस्टिंग भी करते हैं पैप स्मीयर पे एचपीवी की। एचपीवी के वायरस के कुछ वेरिएंट है जो कि 16, 18, 33, 31 एंड फ्यू, जिसकी वजह से ये कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। कुछ होते हैं नॉन कैंसरस, अगर वो वायरस हो भी गया था उससे कैंसर का रिस्क ज़्यादा नहीं बढ़ता। आजकल बहुत सी अच्छी लैब्स हैं जो कि ये टेस्ट करती हैं और इसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं और व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड सो ये कर सकते हैं। सो पैप स्मीयर एवरी 3 to 5 years, जो आजकल न्यू टेक्निक है एचपीवी वायरस की, अदर एचपीवी डीएनए एग्जामिनेशन की, अगर सिंपल करवा रहे हैं तो एवरी मंथ शुड बी डन एंड व्हेन इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द 3rd year ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स। जब भी फर्स्ट इंटरकोर्स हुआ उसके 3rd year से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है? हाँ सर, जैसे सर्वाइकल वैक्सीन, क्योंकि हमें पता है कि ये किस वायरस से हो रहा है और किस स्ट्रेन से हो रहा है, उसके जो नॉन मेजर वेरिएंट है उसके लिए नैनोवेलेंट गार्डासिल वैक्सीन आती है जो कि 9 साल की उम्र के बाद लड़की को लगनी चाहिए। इंडिया में भी यही है कि फीमेल को लगनी चाहिए, मेल को भी लगा सकते हैं क्योंकि जो पेनाइल कैंसर है, पेनिस का कैंसर है, वो भी सेम वायरस की वजह से होता है। तो ये दोनों के लिए प्रोटेक्टिव है, बट येस फॉर फीमेल्स इट इज़ मस्ट। और शादी से पहले ये लग जानी चाहिए रादर फर्स्ट इंटरकोर्स से। ये रिकमेंडेशन 9 ईयर की आई है वेस्टर्न वर्ल्ड से, क्योंकि वहाँ पे जो आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में द फर्स्ट इंटरकोर्स इज़ क्वाइट अर्ली एज, वो स्कूल टाइम में भी है, जैसे आजकल हम सब इस चीज़ के बारे में अवेयर है, तो ये टाइमली लग जानी चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट इंटरकोर्स से 3-4 साल पहले लग जानी चाहिए। स्टिल 13 to 26 years और बिफोर द मैरिज इज़ अ वेरी गुड एज अगर किसी ने लगवानी हो। अगर किसी को लगवानी क्या हो, सबको लगवानी चाहिए। डॉक्टर साहब आपके एनजीओ के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जो मेरी एनजीओ है जीवन कैंसर सहयोग ट्रस्ट है, ये मैंने इस्टेब्लिश की थी 2012 में ही। द पर्पज़ इसका ये था कि जो पेशेंट हैं जिनको कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, सो वी वर प्रोवाइडिंग हेल्प। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी वो ये देखी थी कि जब एक फैमिली का जो मेजर अर्नर है, सपोज द पिलर ऑफ द फैमिली, अगर उसको कुछ होता है ना, तो उसके बच्चों की एजुकेशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता था। तो हमने क्या किया कि हमने ये एक टारगेट बना के चले कि हर साल हम कुछ बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जो कि फैमिली कैंसर की वजह से उनकी एजुकेशन अफेक्ट हो रही है। सो दिस वाज अवर टारगेट एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स के साथ हम काफ़ी बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और कई पेशेंट्स को हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। कई पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी में भी हेल्प करते हैं, जैसे उनकी कीमोथेरेपी के ड्रग के चार्जेस उठा लिए, उनके एडमिशन के चार्जेस उठा लिए। सो इस तरीके से हम अपनी एनजीओ के थ्रू हेल्प कर रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन अस अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन एंड व्यूअर्स, आपको भी जो चीज़ें आज सुनने को मिली है, शायद मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पहले से थी, तो आप इस इन्फॉर्मेशन का पूरा लाभ उठाइए। और स्टिल अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस या कोई क्वेरी ऐसी रह गई है, जस्ट गिव दिस एवरीथिंग इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू रिवर्ट विद द हेल्प ऑफ सर कि डॉक्टर साहब के पास हम आके आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो वंस अगेन सर, आई एम रियली थैंकफुल, आपने हमें टाइम दिया।